Hello everyone, this side Sneha Srivastav back again with the another video, and in this video we have continue our further explanation of the money market, and we have already covered the definitions, features, and everything regarding the money market in detail in the yesterday class. You can go and watch it. I will pin up the link of in the link of the money market in the description box, so you can go and check out the link if you want to learn about the money market. And today we are going to deal with the money market classifications. What are the classification of it, like call money, treasury bills, everything regarding the call money market. Okay, so first we will start with the types of money market, in which first we will start with the call money. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द कॉल मनी, ठीक है। सो फर्स्ट कॉल मनी जो होते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ बोरोड और लेंड की जाती है मनी को मनी मार्केट में एक दिन के लिए और या तो आधे रात के लिए, ठीक है। 12 बजे तक ही इसकी वैलिडिटी रहती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म फंड लैंड और बोरो किया जाता है मनी मार्केट में, और सिर्फ एक दिन के लिए किया जाता है। और ये कौन करते हैं? बैंक टू बैंक का ट्रांजैक्शन होते हैं। ये जो होता है शॉर्ट टर्म कैश, शॉर्ट टर्म शॉर्टेज ऑफ कैश की रिक्वायरमेंट को बैंक, किसी एक बैंक को अगर शॉर्ट टर्म कैश का रिक्वायरमेंट है तो उस चीजों को पूरा करने के लिए एक बैंक जो है दूसरे बैंक से लोन लेती है। एज अ लोन आप बोल सकते हैं, बोरो करती है मनी को, और फिर उसके बिहाफ पे दूसरी मनी जो होती है लेंड करती है, और उसके ऊपर एक चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट। उसको यहाँ पे कॉल मनी इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। उसको इंटरेस्ट रेट नहीं कह के यहाँ पे कॉल मनी रेट कहा जाता है, ठीक है। और ये जो होता है ये बैंक टू बैंक होती है, और इमीडिएट लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने के लिए तुरंत से तुरंत कैसे कैश को प्रोवाइड करा जाए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है जो कि शॉर्टेज हो जाता है। किस किस टर्म से शॉर्टेज होता है कैश का वो भी हम पढ़ेंगे बैंक के अंदर, अभी ही पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो किस किस चीजों से शॉर्टेज होता है तो उसका, तो मनी मार्केट ओवरऑल हम लोग देखें तो ये एक शॉर्ट टर्म बोरोड लैंड होता है मनी मार्केट में, सिर्फ एक दिन के लिए होता है। और ये जो होता है मेनली यूज किया जाता है बैंक टू बैंक के रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए इकोनॉमी के अंदर, बैंक के अंदर, और शॉर्ट टर्म टेम्पोररी शॉर्ट टर्म शॉर्टेज ऑफ कैश को पूरा करने के लिए। और ये बोरो किया जाता है मनी को एक दिन के लिए, और दूसरे एक दिन के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से करती है, और ये एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड लोन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोलेट्रल जो होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई भी कोलेट्रल दिया नहीं जाता है। यहाँ पे एक बैंक दूसरे बैंक को कोई भी कोलेट्रल नहीं देती है, मतलब कोई भी गिरवी कोई भी सामान को नहीं रखती है। यहाँ पे गिरवी का मतलब हो गया, मान लीजिए अगर हम आपसे 20 लाख ले रहे हैं तो उसके बदले में हम आपको लैंड दिए कि हाँ अगर आपका हम नहीं चुका सके तो आप इसके बिहाफ पे आप हमको पैसे को दे दीजिएगा। तो ये हो गया, पैसे को आप अपना रिकवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉन कलेट्रल रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। और दूसरी बात ये कि नॉन कलेट्रल रिक्वायरमेंट को वो पूरी नहीं करती है, जिसके कारण अनसिक्योर्ड लोन हो जाता है। और ये जो ट्रांजैक्शन होती है ये यूजुअली लार्ज अमाउंट में, मतलब बहुत लमसम अमाउंट में यहाँ पे किया जाता है। ये नहीं कि 20 लाख 30 लाख के लिए सिर्फ कर रहे, नहीं, यहाँ पे करोड़ों की डील होती है। एक बैंक को जब करोड़ों में ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आती है तब वो लोग एक बैंक दूसरे बैंक से लेती है। और ये मिनिमम एक दिन के लिए होता है, और मैक्सिमम एक ही दिन के 12 बजे रात तक ही होता है इनके ट्रांजैक्शन। इसी में इन लोगों को मनी भी फुलफिल कर देना, मनी भी ले लेना है, बोरो भी कर लेना है, लेंड भी मनी कर देना है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी, कॉल मनी रेट भी आपको दे देना है। तो ये सिर्फ एक दिन के लिए ही होते हैं। और अगर ये एक दिन से ज्यादा टाइम के लिए एक्सटेंड हो जाते हैं, 2 से 14 दिन तक के बीच में अगर ये होता है तो इसको क्या कहते हैं? नोटिस मनी। अपने आप ही कॉल मनी जो होता है वो नोटिस मनी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अगर ये 2 से 14 दिन के लिए हो जाए, अगर एक दिन से ज्यादा के लिए अगर बोरो किया जाए। तो ओवरऑल मनी मार्केट जो होता है शॉर्ट
टर्म बोरोड फंड होता है, मनी लैंड करती है, दो बैंकों के बीच में होता है, ये एक दिन के लिए होता है, प्लस ये शॉर्टेज ऑफ कैश को रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए होता है, ये अनसिक्योर्ड होता है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन लमसम अमाउंट में होता है, सिर्फ एक दिन के लिए या फिर ओवर द नाइट के लिए मैक्सिमम ये जाता है, और 2 से 14 दिन के लिए अगर हम लोग करते हैं तो वो मनी मार्केट के जगह पे, कॉल मनी के जगह पे यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, नोटिस मनी कहा जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा ओवरऑल स्लाइड किसके बारे में बात कर रहा है, कॉल मनी का। आपको पूरा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया कि हाँ कॉल मनी किसे कहते हैं, उसका नेचर क्या है और मेच्योरिटी पीरियड क्या है। अब हम लोग कॉल मनी लेते क्यों है, कोई एक बैंक क्यों कॉल मनी लेता है, तो कॉल मनी जो होता है वो यूज बहुत तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए डे टू डे लिक्विडिटी, मान लीजिए पर डे जो है ट्रांजेक्शन बहुत सारे होते हैं, तो उसमें हमको कैश की जरूरत होगी। आज ही कोई बैंक का, आज ही कोई डिपॉजिटर आया और बोला कि मुझे 1 करोड़ की चाहिए, तो अचानक से उस पैसे का रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए बैंक क्या करती है, वो लोन लेती है, कॉल मनी लेती है, ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक से वो बोरो करती है फंड को, ठीक है। यहाँ पे मीट करने के लिए सीआरआर, एसएलआर, एलएलआर सब मैं पढ़ाऊंगी। यहाँ पे सीआरआर का मतलब है कि एक बैंक जो है जब भी कुछ डिपॉजिट, कुछ अमाउंट जो होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ जब भी रखती है कुछ अमाउंट, तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको सीआरआर कहते हैं। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और ये मैंडेटरी होता है सारे बैंकों के लिए, तो जब भी एक बैंक डिपॉजिट करते तो उनको अचानक से बहुत लमसम अमाउंट चाहिए होता है कि वो डिपॉजिट कर सके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, तो उसके लिए क्या करती है, वो कॉल मनी को इशू करती है। और दूसरी चीज हो गई कि वो एडजस्टमेंट कैश मिसमैच, मान लीजिए आज ही कोई ट्रांजेक्शन हुआ और उसके बीच में कुछ मिसमैच हो गया, तो 3 करोड़ के मिसमैच हो गया, तो वो कहाँ से रिक्वायरमेंट पूरी करेगी, वो कॉल मनी के थ्रू पैसा रेज करेगी और वहां से उनका रिक्वायरमेंट जो होगा वो पूरा होगा। तो शॉर्ट टर्म टेम्पररी कैश का मिसमैच भी होता है, तो ये पूरी करते हैं। और दूसरा, स्मूथ फंक्शन बैंकिंग सिस्टम का चलते रहना चाहिए, मतलब कहीं भी अगर कैश की थोड़ी सी भी दिक्कत है तो तुरंत कॉल मनी जो है इशू करके वो फुलफिल हो जाए और स्मूथ फंक्शन ये कंटिन्यू रहे। तो ये जो है, इफ ए, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है कि अगर एक बैंक जो है वो फेस कर रही है कैश का शॉर्टेज अगर आज, तो ये बोरो करेगी 50 करोड़ रुपए दूसरे बैंक से। अगर मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक है जिसको 50 करोड़ रुपए की जरूरत है, और तो वो कहाँ से रेज करेगी, वो दूसरे बैंक से जो है, ये एक बैंक जो है जिसको 50 करोड़ की, ये ए बैंक हो गया, ये हमारा ए बैंक हो गया, और ये हमारा बी बैंक हो गया। तो मान लीजिए इसको 50 करोड़ की जरूरत है, तो वो 50 करोड़ कहाँ से लेगी, वो दूसरे बैंक से लेगी, और वो दूसरा बैंक क्या इनके ऊपर चार्ज करेगा, इनको बोलेगा कि हमको एक कुछ परसेंट ऑफ हमको क्या करो कि आप हमको कॉल मनी इंटरेस्ट पे करो, आप हमको, हम आपको तभी पैसे देंगे अगर आप हमको उसके ऊपर कॉल मनी इंटरेस्ट, और जो वहां पे प्रिविलेज, वो प्राइस, प्रिवेलिंग प्राइस जो चल रहा होगा वहां पे कॉल मनी रेट का, वहां से वो इशू किया जा, वहां से दिया जाएगा, और उसी के हिसाब से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट कॉल ए, मतलब कॉल मनी जो ए इशू कर रही है उसको देना पड़ेगा, वो बी को उतना कॉल मनी रेट उतना देना पड़ेगा बी को, और विथ द प्रिंसिपल अमाउंट 50 करोड़ प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो भी रहेगा वो उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। अब मीनिंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स का क्या मतलब है, ट्रेजरी बिल्स जो है ये भी एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशूड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ट्रेजरी बिल को इशू करती है फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब भी गवर्नमेंट को कोई भी फंड को जरूरत पड़ती है बहुत ही छोटे समय के लिए, तो वो क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलती है कि आप ट्रेजरी बिल इशू करें। और उस बिल को इशू करने से क्या होता है कि गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट जो होती है वो मीट हो पाती है, वो गवर्नमेंट जो है
रेज कर पाती है फंड को, जितने उनको कैश की जरूरत है उसके ट्रेजरी बिल के थ्रू उनकी मीट हो पाती है। और ये जो होता है एक बहुत ही सेफेस्ट वे है, एक बहुत ही सेफेस्ट चीज है मनी मार्केट के अंदर। मनी मार्केट के अंदर ये एक वन ऑफ द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है एक तरीके से कहे तो। जब गवर्नमेंट को जरूरत होती है मनी की छोटे समय के लिए, तो ये क्या करती है, ट्रेजरी बिल को इशू करती है। अब तो किसके भी किसके मदद से इशू करती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेल्प से ये इशू करती है। तो ये जो होता है शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, ये रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट खुद ही इन्वॉल्व हो जाती है, जिसके कारण ये रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका रेगुलेशन और ऑक्शन जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कराता है। इसको पूरी तरीके से सब कुछ देखना, इसका ऑक्शन कराना कि हाँ इतने प्राइस पे बिकेगा ये, तो ये सारा चीज कौन देखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। ये इशूड होता है सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये इशू किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो होता है हाईली लिक्विड, ये काफी ज्यादा लिक्विड होती है, मतलब ये कैश इन कैश जल्दी ही काफी फ्रीक्वेंट वे में हो जाती है, काफी जल्दी हो जाती है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेजरी बिल्स। कि ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, ये एक शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशूड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके थ्रू इशू करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इशू करती है। क्यों इशू करती है, शॉर्ट टर्म फंड को, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। और ये वन ऑफ द सेफेस्ट वे है, और ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है, ये रिस्क फ्री है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। ये ऑक्शन और रेगुलेट किससे किया जाता है, आरबीआई से किया जाता है। ये किसके बिहाफ पे दिया जाता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये किया जाता है। और ये काफी जल्दी इन कैश हो जाता है, इसीलिए वो हाईली लिक्विड होता है। देखिए इसकी जो होती है कुछ मेच्योरिटी डेट होती है, मेच्योर ट्रेजरी बिल की कुछ मेच्योरिटी डेट होती है, जैसे कि 91 डेज के लिए इशू किया जाता है, 182 डेज के लिए इशू किया जाता है, और 364 डेज के लिए ये ट्रेजरी बिल जो है इशू किया जाता है। और ये हमेशा इनकी मेच्योरिटी 1 साल से कम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। अब जो है इश्यूज प्राइस और रिटर्न क्या है, डिस्काउंट बेसिस पे। यहाँ पे जब भी इशू होता है वो डिस्काउंट रेट पे होता है। मैं आपको सब बताती हूँ, देखिए जैसे कि एक ये एक मान लीजिए ये एक ट्रेजरी बिल है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेजरी बिल में इसके अंदर लिखा है कि आप हमको 96 रुपए में हम आपको ये दे रहे हैं। ये कितने में आप हमको दे रहे हैं, ये हम आपको ये 96 रुपए में दे रहे हैं, जो कि ये है इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब ये डिस्काउंट रेट पे है। लेकिन ये जो है 100 रुपए जब आप इसको इन कैश करवाइएगा, जब आप 91 डेज के लिए, मान लीजिए ये 91 डेज के लिए है, ये तो 91 डेज के बाद आप जब हमको लेकर के आप ये मेरे पास ट्रेजरी बिल आइएगा, तो हम आपको जो है 96 रुपए ना दे के हम आपको 100 रुपए में देंगे। मतलब आपको यहाँ पे जो है 4 रुपए का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, 4 रुपए का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से इसी को कहते हैं कि ये डिस्काउंट बेसिस पे हुआ, डिस्काउंट बेसिस पे ही इशू होता है, ये कभी भी विदाउट डिस्काउंट बेसिस पे नहीं होता है। यहाँ पे इनकी हमेशा इशूड प्राइस लिखा हुआ रहता है कि ये कितने दाम में इशू हो रहा है, और हमेशा यहाँ पे फेस वैल्यू लिखा रहता है कि कितने फेस वैल्यू मतलब कितना पैसा में ये इन कैश होगा, ठीक है। तो 96 रुपए में इशू हुआ, 91 डेज के लिए हम अपने पास रखे, 91 डेज के बाद हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गए कि अब हम मेरा इन कैश कर दीजिए। तो ये 100 रुपीज इन कैश कर 100 रुपीज हमको देंगे, और टोटल हमको इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 4 रुपए का हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यही है, ये डिस्काउंट बेसिस पे ही ये होता है। तो आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। और इसकी मेच्योरिटी डेट कब कब होती है, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज, ठीक है। ये 1 साल से कम पीरियड के लिए होता है। अब हम लोग समझते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जो कि एक कमर्शियल बैंक, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कॉल मनी से। देखिए वहां पे कॉल मनी बैंक टू बैंक होता था और सिर्फ एक दिन के लिए होता था, लेकिन यहाँ पे बैंक
बैंक तो बैंक नहीं होता है, यहाँ पे कमर्शियल बैंक जो होती है, जितने भी मान SBI बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, बहुत सारे ऐसे बैंक है। तो बहुत सारे बैंक जब बहुत अलग अलग बैंक, मान लीजिए SBI को इशू करना है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है। अब वो कॉल मनी उतनी जल्दी फ्रीक्वेंट एक दिन में वो पूरा नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करते हैं कि वो कमर्शियल बैंक जो होती है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है। ठीक है, वो क्या करती है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बहुत सारे बैंक्स है, इसको बैंक भी खरीद सकते हैं, इसको कंपनीज भी खरीद सकते हैं। ये रेस करती है फंड, कमर्शियल बैंक क्या करती है, वो रेस करती है फंड फिक्स्ड पीरियड के लिए, कुछ एक समय के लिए, और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे वो क्या करती है, इशू करती है। ठीक है, वो इशू करती है फिक्स्ड पीरियड के लिए और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे। कमर्शियल बैंक को जब भी शॉर्टेज होती है तो वो इशू करती है, और ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और एक ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि ये एक तरीके से आप टाइम डिपॉजिट की तरह, जो FD आप लोग कराते हैं ना, उसकी तरह से आप समझ लीजिए कि ये फिक्स पीरियड के लिए आपने उनको दे दिया इतना अमाउंट, और उसके ऊपर जो है आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो ये एक टाइम डिपॉजिट की तरह हो जाता है, और ये जो बैंक होती है वो अपने शॉर्ट टर्म फंड को रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए की जाती है, और ये एक टाइम डिपॉजिट जैसा हो जाता है, जैसे FD वगैरह कराते हैं उसकी तरह हो जाता है। और यहाँ पे कंपनीज, बैंक, कोई भी इनको पैसे दे सकती है कमर्शियल बैंक को, जिसको जरूरत है। मान लीजिए हम SBI है और आप लोग कंपनीज है, तो अगर हमको जरूरत है तो हम आपसे फंड, हम आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेंगे, जिसके ऊपर लिखा रहेगा इतने से इतने पीरियड तक के लिए होगा, इतने से इतने इंटरेस्ट के लिए होगा, और आप उसको ले लेंगे और उसके बिहाफ पे आप बोलेंगे कि हमको इंटरेस्ट दीजिए, और आप कंपनी है, आपसे मेरा ट्रांजेक्शन चलेगा। लेकिन यहाँ पे कॉल मनी के अंदर नहीं चलता था, और उसकी सिर्फ एक ही दिन मेच्योरिटी डेट होती थी। तो यहाँ पे मेच्योरिटी डेट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 7 दिन के लिए आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं, और मैक्सिमम 1 साल के लिए कोई भी एक बैंक जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकता है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पहले जो है वो 3 साल के लिए इशू कर सकता था, बट CD मेनली इशूड बाय, वो जो है जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते थे वो 3 साल के लिए अपना इशू, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कर सकते थे। मतलब कोई भी बैंक हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कर सकते थे, जैसे NBFCs वगैरह थे, तो वो लोग 3 इयर्स के लिए वो लोग अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कर सकते थे। लेकिन अब जो है सिर्फ स्पेसिफिक बैंक ही जो है वो इशू करती है इसको, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को। और ये जो है शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि यहाँ पे डेप्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोन लिया जाता है शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये फिजिकल फॉर्म में भी होता है और डीमेटेरियलाइज मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी ये होता है। ये एक नेगोशिएबल और ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है। आप इजीली, मान लीजिए आपको वो सर्टिफिकेट आपको तुरंत इन कैश करवाना है, तो आप जो है किसी और को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये दे सकते हैं, उसके नाम पे आप ट्रांसफर करा सकते हैं कि हाँ, एक मान लीजिए एक चुन्नू है, एक मिन्नू है, और उसने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये मान लीजिए ये चुन्नू है और ये जो है मान लीजिए मुन्नू है, तो इसको, ये चुन्नू को जो है 50 इसने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कर चुका है, और आज के आज इसको 50,000 की जरूरत है। उसकी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की वैल्यूएशन जो है 50,000 है। तो वो क्या करेगा, वो मुन्नू को ये जो है ट्रांसफर कर देगा कि लो तुम ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लो, तुमको इसके ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलेगा, तुम प्रिंसिपल अमाउंट भी ले लेना, लेकिन आज के लिए हमको 50,000 दे दो। तो ये एक इजिली ट्रांसफरेबल भी है, नेगोशिएबल भी है, और ये फिक्स पीरियड के लिए होता है। एक फिक्स्ड मेच्योरिटी डेट होता है जो कि 7 और 1 ईयर के विद इन होना चाहिए, और ये एक रेगुलेट की जाती है, किससे रेगुलेट की जाती है, किससे, कंट्रोल, जितने भी रूल रेगुलेशंस है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर वो फॉलो करते हैं सब कुछ। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में हुआ। और ये जो है
काफी ये लमसम अमाउंट में किया जाता है, ये छोटे अमाउंट में नहीं किया जाता है। मिनिमम ये 1 लाख के लिए ये इशू कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और मैक्सिमम बहुत लार्ज अमाउंट के लिए वो इशू कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ हायर डेमोनेशन, सीडीएस मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मोस्टली परचेस्ड बाय इंस्टीट्यूशन और हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। जितने भी हाई नेटवर्थ के इन्वेस्टर होते हैं जो कि काफी पैसे वाले, जैसे मुकेश अंबानी हो गया, बिरला हो गया, तो ये लोग जो है उसको परचेज करते, क्योंकि इनका काफी हाईली वो डिनोमिनेशन होता है, मतलब काफी ह्यूज अमाउंट में ये इशू करते हैं। और उसको खरीदना एक ही आपको अगर मान लीजिए 3 लाख 4 लाख का पड़ रहा है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसी एक आम इंसान को इतना ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने में, ठीक है। और ये जो होता है इंटरेस्ट रेट जो होता है एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है, और ये डिटरमाइंड होता है डिमांड के मार्केट सप्लाई के हिसाब से ये डिटरमाइंड होती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और ये पे किया जाता है, ये मेच्योर्ड होता है पीरियोडिकली, या फिर एक टर्म के एक मेच्योरिटी पीरियड स्पेसिफाई रहता है, और उसी के बेसिस पे ये इशू मतलब ये इशूड होता है। और मिनिमम 7 डेज के लिए और मैक्सिमम 1 डेज के लिए उसी के अंदर सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बोरोड और लेंड होते हैं फंड के। अब हम लोग समझते हैं कि कमर्शियल पेपर क्या होता है। कमर्शियल पेपर जो होता है ये एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जाता है जितने भी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जैसे रिलायंस हो गया, जियो हो गए, एयरटेल हो गए, और भी बहुत सारी कंपनीज है। एफएमसीजी में ले लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनीज, किटकैट हो गया, ये लोग जितने भी कंपनीज है ये लोग इशू कर सकते हैं। जैसे एचयूएल हो गया, ये लोग जो स्ट्रांगली फाइनेंस कंपनी है ना, स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं ये लोग, तो वो लोग फाइनेंशियली काफी मजबूत है, तो वो लोग इशू करते हैं। ये अनसिक्योर्ड होता है, और ये जो होता है एनबीएफसी टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और एनबीएफसी भी इसको इशू करती है। एनबीएफसी वैसे हो गए, ये तो हम आपको पढ़ाए भी हैं एनबीएफसी क्या होते हैं, जो कि डिपॉजिट्स को जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं उसको, डिमांड डिपॉजिट को वो कभी भी वो लोग ये क्या बोले उसको, जितने भी डिपॉजिट्स डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं उसको नहीं रखते हैं। वो लोग हमेशा लोन के ऊपर देते हैं। जैसे कमर्शियल बैंक्स हो गए, ये लोग डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को ये पूरा करती है, और ये इशूड होती है प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में। प्रोमिसरी नोट जो भी होते हैं उसके फॉर्म में होती है, और ये रेगुलेट की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। ये रेगुलेट किससे की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू रेगुलेट होती है, और ये जो होती है एक प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू होती है। और इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम शॉर्ट टर्म लोन बैंक से लेने से अच्छा कंपनी डायरेक्टली मार्केट से उठाती है कमर्शियल पेपर को इशू करके। तो ये एक शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इसके अंदर भी कोलेट्रल नहीं दिया जाता, इसीलिए ये काफी अनसिक्योर्ड है। और ये जो होती है इशूड होती है डिस्काउंट रेट पे। वही अगर 96 रुपए पे मान लीजिए इशूड हुआ तो आपको 100 रुपीज मिलेगा। और ये एक नेगोशिएबल और ट्रांसफरेबल है, ये इजिली ट्रांसफर हो जाता है, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। ये 7 डेज टू 1 ईयर इसकी मेच्योरिटी डेट है, और ये मिनिमम जो है इसको 5 लाख के लिए इशू कर सकते हैं, और इसको हमेशा 5 के मल्टीपल में ही हम लोग इशू कर सकते हैं, मतलब 5, 10, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ऐसे 5 के मल्टीपल्स में ही हम लोग इसको इशू कर सकते हैं। और मिनिमम हम लोग 5 लाख का इशू कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं फंड कमर्शियल पेपर के थ्रू। तो कमर्शियल पेपर जो होती है वो क्या होती है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी जो कि फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग हो वो कर सकती है, एनबीएफसी कर सकती है, ये आरबीआई के रेगुलेशन में होता है, और ये एक प्रोमिसरी नोट होता है। और बैंक इंस्टेड कंपनी
बैंक से उठाने से बजाय कंपनी जो होती है डायरेक्ट कमर्शियल पेपर से उठाना चाहती है पैसे। ये एक अनसिक्योर्ड होता है, डिस्काउंट रेट पे होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, 7 डेज के आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से मिनिमम 7 डेज के लिए और मैक्सिमम जो होता है 1 साल के लिए होता है। और मिनिमम इशू जो होता है आप 5 लाख कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 लाख के डिनोमिनेशन में कर सकते हैं। और इसको जो होती है हाईली बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वही खरीद पाते हैं मेनली। और देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ डाल रखा है कि आप लोग को इजीली समझ में आए कि हाँ ट्रेजरी बिल कैसा दिखता है। तो ट्रेजरी बिल जो है ऐसा दिखता है, ये यूएस का ट्रेजरी बिल है, ऐसा ही इंडिया का भी ट्रेजरी बिल होता है। और ये जो है ये कमर्शियल पेपर है, और ये जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये। और मैंने काफी कोशिश की कि कॉल मनी का भी मैं दिखा सकूं आप लोगों को, लेकिन मुझे उसका मिला नहीं तो मैं उसका नहीं दिखा पाई। लेकिन हाँ ये ट्रेजरी बिल ऐसा दिखता है, कमर्शियल पेपर ऐसा दिखता है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऐसा दिखता है। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और आपको सब कुछ अच्छे से ध्यान में होगा कि मैंने आज क्या क्या पढ़ाया है। और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, सब कुछ आपको समझ में होगा, आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।